हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ने टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट किया था। हमने देखा था लीकेजेस यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है, सेविंग लीकेज हो गया तो वो कैसे। फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि सेविंग्स लीकेज है, लेकिन अगर वही सेविंग्स हम फाइनेंशियल मार्केट में लाते हैं यानी बैंक्स को देते हैं या इंश्योरेंस कंपनीज को देते हैं तो वो फिर फर्म्स को देंगे। तो वही पैसे जो सेविंग्स के तौर पे सेव हो रहे थे, इकोनॉमी के बाहर जा रहे थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाहर जा रहे थे, वो वापस से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आके बिजनेस फर्म्स को इनडायरेक्ट वे में मिल जाएंगे। अब इस वीडियो में हम लोग टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट करेंगे। तो कुछ दो टॉपिक्स रिमेनिंग हैं तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्री सेक्टर जो है वो कवर करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाता है। कंडीशन फॉर कॉन्स्टेंसी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी फ्लो। कब मनी फ्लो कांस्टेंट रहेगा? व्हाट आर द कंडीशन? नाउ द क्वेश्चन राइजेस, व्हाट आर द कंडीशन फॉर फ्लो ऑफ मनी इनकम टू कंटिन्यू एट अ स्टेडी लेवल so that it makes possible the production and subsequent flow of given volume of goods and service at constant prices। क्या ऐसे कंडीशन है कि वो कांस्टेंट लेवल पे सर्कुलर फ्लो होता रहे? अगर सर्कुलर फ्लो हो रहा है, मनी फ्लो हो रहा है, तो वो सर्कुलर मनी फ्लो होता ही रहे एट अ स्टेडी रेट, एट अ स्टेडी रेट। तो उसके लिए कंडीशंस क्या है वो हम देखेंगे। To explain this, we have to introduce saving and investment in analysis of circular flow of income. As mentioned above, saving is a part of income, means it is not saving क्या है? It is a part of income which is not spent on consumer goods and service. It is that part which is not spent on consumer goods and services. In other words, saving is withdrawal of some money from the income flow. This statement is very important. Saving क्या करता है? लीकेज है। हम क्या बोल रहे हैं? टू सेक्टर, अगर आप बड़े बड़े बुक्स, दूसरे बुक्स देखो, डायरेक्टली कहते हैं कि जो सेविंग है वो डायरेक्टली कहते हैं कि जो सेविंग है ना, savings are leakages to circular flow of income। वो डायरेक्टली ये कहते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेविंग इज विड्रॉल ऑफ मनी, of some money from the income flow। इनकम फ्लो 10,000 रुपीज़ का होना ही चाहिए था सर्कुलर मैनर में, लेकिन जब सेविंग हुआ तो वो मनी थोड़ा सा, अगर 2,000 रुपीज़ का सेविंग हो रहा है तो 2,000 जितना मनी जो है वो सर्कुलर फ्लो से निकल चुका। ऑन अदर हैंड, इन्वेस्टमेंट मीन्स सम मनी इज स्पेंट ऑन बाइंग न्यू कैपिटल गुड्स टू एक्सपांड प्रोडक्शन कैपेसिटी। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है कि जब कोई फर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है तब ही स्पेंडिंग द मनी ऑन बाइंग द न्यू कैपिटल गुड्स। नए गुड्स बाय करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खरीद रहा है। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट इज इंजेक्शन ऑफ सम मनी इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर सर्कुलर फ्लो चल रहा है, लेट्स से दैट द सर्कुलर फ्लो इज गोइंग ऑन एंड द सर्कुलर फ्लो इज़ ऑफ 10,000 रुपीज़, मतलब 10,000 रुपीज़ जो है मनी फ्लो हो रही है इकोनॉमी में। अचानक से इन्वेस्टमेंट हुआ, फर्म ने इन्वेस्टमेंट किया ऑफ मोर 10,000 रुपीज़, तो वो 10,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। सो दैट इज़ एन इंजेक्शन। दूसरे बुक आपको डायरेक्टली बोलेंगे इट इज़ एन इंजेक्शन टू द सर्कुलर फ्लो। इंजेक्शन का मतलब ये है कि वो इकोनॉमी में पैसे ऐड कर रहा है। फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू कंटिन्यू अनएबेटेड, मतलब बिना रोके या बिना मतलब कम हुए अगर उसको कंटिन्यू करना है, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द इनकम स्ट्रीम बाय द वे ऑफ सेविंग मस्ट इक्वल इंजेक्शन ऑफ मनी बाय द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
अगर आपको वही 10,000 रुपीज़ का सर्कुलर फ्लो होते हुए चाहिए तो आप ये याद रखो कि जितना सेविंग्स के वजह से लीकेज हुआ है, जितना सेविंग्स के वजह से पैसे फ्लो में से बाहर गए हैं, दैट शुड बी इक्वल टू द इंजेक्शन बाय इन्वेस्टमेंट. अगर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, अगर 10,000 रुपीज़ आपके सर्कुलर फ्लो में चल रहे हैं, उसमें से 2,000 रुपीज़ सेविंग्स की वजह से निकल गए, तो देयर शुड बी एन 2,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट. यू शुड मेक श्योर दैट सेविंग मस्ट इक्वल द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. So basically what I am trying to say is S should be equal to the investment. Therefore, planned savings must equal the planned investment if the constant money income flow in the economy is to be maintained. अगर आपको वही constant economy flow चाहिए, money flow चाहिए, तो आपको planned saving should be equal to planned investment. ये ध्यान में रखना. Now what will happen if planned investment falls short of planned saving? मतलब अगर investment is less than saving, what will happen? Let's have the all three situations. Let's have all three situations written over here. So when our savings will be equal to investment, in that situation there is a same or continuous or you can say a constant flow of money income. Now what will happen if investment falls short of saving? तब क्या होगा? मनी फ्लो कम हो जाएगा. करेक्ट. So if investment as a result of fall in planned saving expenditure, income, output, employment will fall and therefore flow of money will contract. इसके वजह से क्या होगा? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, if investment is not happening, then there would be no employment, no investment will lead to no employment. अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो किसी लोगों को हम एम्प्लॉय नहीं करेंगे. अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इसके वजह से क्या होगा? देयर विल बी नो इनकम. व्हेन देयर इज नो इनकम, देयर इज नो मनी फ्लो, यानी मनी फ्लो नहीं हो रहा है इकोनॉमी में. Therefore, the circular flow of money will contract. Contract का मतलब आप समझ सकते हो, reduce, कम हो जाएगा. ठीक है. तो this will be the situation when investment is less than savings. Now what will happen if planned investment expenditure falls short of planned savings? As a result of fall in planned investment expenditure, income, output and employment will fall and therefore the flow of money will contract. If equality between planned saving and planned investment is disturbed by increase in saving, then the immediate effect will be that the stock of goods lying in the shelves of the shops will increase
as some of the goods will not be sold due to the fall in consumption and increase in savings. तो इसकी वजह से क्या होगा, जब आपका इन्वेस्टमेंट, लेट्स से दैट अचानक से there was, okay, let's say there was investment equal to saving. In the next very period savings बढ़ चुका, due to any reason people are saving more. इसके वजह से क्या होगा, due as they are saving more, as people are saving more, they are not spending on consumption. Correct? When they are not spending on consumption, as a firm or producer, as a firm of और प्रोड्यूसर, मेरे पास जो सप्लाई था, लेट्स से 1000 यूनिट्स आई हैड केप्ट फॉर सप्लाई, पीपल आर सेविंग, दे आर नॉट कंज्यूमिंग, तो सिर्फ 300 यूनिट्स बिकेंगे, 300 यूनिट्स आर स्पेंट, रेस्ट 700 यूनिट्स क्या हो जाएंगे, 700 यूनिट्स मेरे स्टॉक में भर जाएंगे. स्टॉक में भर जाएंगे मतलब मेरा कोई खरीद ही नहीं रहा है चीज़ें, वो लोग तो सेव कर रहे हैं, पीपल आर सेविंग. एज पीपल आर सेविंग, पीपल आर नॉट स्पेंडिंग टू परचेज दैट कमोडिटी, तो उतना यूनिट्स 700 यूनिट्स क्या हो जाएगा, डंप में, स्टॉक में, गोडाउन में भर जाएगा. तो देयर विल बी, द स्टॉक विल इंक्रीज. तो द स्टॉक ऑफ द गुड्स लाइंग इन द शेल्फ्स, मतलब जो गोडाउन में हम कहते हैं, स्टॉक ऑफ द गुड्स लाइंग इन द शेल्फ्स ऑफ द शॉप will increase as some goods will not be sold due to fall in consumption. Some goods, I am not saying everything, some goods, owing to the deficiency of demand for goods and accumulation of stock, this is known as accumulation of stock, jama hona stock, retailers will place small orders with the wholesalers. इसके वजह से क्या होगा, मैं अगर रिटेलर हूँ, जो मैं सेल कर रही हूँ होलसेलर से खरीद के, मैं खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ होलसेलर से ख़रीद रही हूँ, रिटेल शॉप पे बेच रही हूँ, तो रिटेलर्स क्या करेंगे, अपना डिमांड होलसेलर से कम कर देंगे. वो बोलेंगे अब मेरे यहाँ से तो बिक ही नहीं रहा है, तो आप मत दो इतना ज़्यादा. Consequently, smaller amount of goods will be produced and therefore fewer capital goods like machinery will be needed, with the result that fixed investment will tend to fall. तो वो क्या कह रहे हैं कि इसके वजह से क्या होगा, होलसेलर भी बनाना बंद कर देगा यूनिट्स, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड. वो क्या करेगा, डिमांड आ नहीं रहा है, लेट्स रिड्यूस द प्रोडक्शन, द स्मॉलर अमाउंट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड देयरफॉर लेस कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी विल बी नीडेड विद द रिजल्ट ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट विल टेंड टू फॉल. तो इसकी वजह से क्या होगा, यूनिट स्टॉक होते लगेंगे, यूनिट स्टॉक हो रहा है, इसके वजह से रिटेलर्स विल नॉट डिमांड फ्रॉम होलसेलर. वो बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे जमा है, हम आपसे क्या खरीदें. इसके वजह से क्या होगा, होलसेलर विल reduce the production. When production is reduced, तो इसका मतलब क्या होगा, when production is reduced, there will be, production किसके बेसिस पे होता है, प्रोडक्शन होता कब है, जब कैपिटल मशीन्स आप यूज़ कर रहे हो, तो there will be less requirement और यूज़ ऑफ मशीन्स, लेस रिक्वायरमेंट रहेगा मशीन्स का, या कैपिटल गुड्स जिसे कहते हैं. करेक्ट, वही चीज़ यहाँ पे सारे लिंकेजेस गिवन है कि owing to deficiency of demand for goods and
accumulation of stock, retailers will place small orders with the wholesaler. Consequently, smaller amount of goods will be produced and therefore fewer capital goods like machinery will be needed, which with the result that fixed investment will tend to fall. Thus, ultimately, effect of either fall in planned investment or increase in planned saving is same, namely fall in the income, output, employment and prices, with the result that the flow of money will contract. तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से ये मशीन्स आप कब खरीदते हो, मशीन्स तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से आती है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है ही है, मतलब मशीन्स तो चाहिए ही चाहिए. इट इज़ नॉट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, इट इज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, व्हेन माय इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग्स और सेविंग्स इज इंक्रीजिंग, एनी सिचुएशन हैपन्स, क्या होता है, द मनी इनकम और द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इनकम विल कॉन्ट्रैक्ट. That is what we are concluding with this statement. Here, last statement. Either the fall in planned investment means investment is less than the savings. Either the fall in planned investment or increase in planned saving. दोनों सिचुएशन में आपका सर्कुलर फ्लो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. On the other hand, if equality between planned saving and planned investment is disturbed by increase in investment demand, if there is increase in investment demand, the result will be increase in income, output, employment. Consequently, flow of money income will expand. तो अगर there is increase in investment और there is reduction in savings, इसके वजह से क्या होगा, there will be expansion of circular flow. मैं इधर ही लिख देती हूँ, हमारा यहाँ पे मैंने सारे पॉइंटर्स बनाए हैं तो यहीं पे लिखती हूँ. when investment is increasing, yeah, it is, or you can say investment is greater than savings, or when savings reduce, people are saving less, then in that situation circular flow of money income will expand, बढ़ेगा, ज़्यादा पैसे आएंगे इकोनॉमी में. It is thus clear from above analysis that flow of money income will continue at constant level only while condition of equality between planned saving and investment is satisfied. तो equilibrium पे चलता रहेगा जब saving is equal to investment. It was believed by classical economists that financial market provides a mechanism which coordinates the saving of household and investment expenditure by firm. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये देखा कि अगर इन केस सेविंग्स भी होते हैं, येस वी नो दैट सेविंग इज़ लीकेज, बट अगर सेविंग्स हो रहे हैं तो एक फाइनेंशियल मार्केट जैसा कुछ चीज़ होना चाहिए जहाँ पे वो सेविंग्स आते हैं और वो पैसे देन फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टमेंट के तौर पे या लोन के तौर पे बिजनेस फर्म को वापस करता है. सो द मनी इज़ इन द इकोनॉमी बट फर्म इज़ गेटिंग इट इनडायरेक्ट वे में. Rate of interest, which is the price of use of saving, is determined by saving and investment. तो वो जो rate of interest है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बेसिस पे rate of interest कैसे डिसाइड होना चाहिए कि कितना सेविंग्स आप उनके सेविंग्स यूज़ कर रहे हो हाउस होल्ड के, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा. वो डिसाइड कैसे होगा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से डिसाइड होगा. तो क्लासिकल्स ने वो कहा if saving exceeds investment expenditure, rate of interest falls so that at law, अगर किसी सिचुएशन में आप देख रहे हो कि सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, लोग बहुत सेव कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे ताकि लोग सेव ज़्यादा ना करें.
If saving exceeds investment expenditure, rate of interest falls so that at lower rate of interest investment increases. लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, इन्वेस्टर्स के लिए लोन सस्ता हो गया तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज एंड बोथ बिकम इक्वल. तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. On the contrary, if investment expenditure is greater than savings, rate of interest will rise so that higher rate of interest saving increase and become equal to the planned investment. अगर saving अगर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग तो हमें इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा या सेविंग बढ़ाना पड़ेगा. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओगे तो सेविंग बढ़ जाएगा, लोग सेव ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है. लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे तो सेविंग बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू सेविंग्स. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड अकॉर्डिंग टू दिस वाज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. However, an eminent British economist, J.M. Keynes, refuted the above argument that changes in the rate of interest will cause saving and investment to become equal. Keynes आए, उन्होंने कहा जी नहीं, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का चेंज आप बोल रहे हो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस की वजह से सेविंग इक्वल होगा इन्वेस्टमेंट के, ये नहीं है. अकॉर्डिंग टू हिम, since in a free market capitalist economy, investment is made by whom? Investment is made by business enterprise and saving are mostly done by household, and for different reason there is no guarantee that planned investment will be equal to planned savings, and thus fluctuation in income, output and employment are inevitable. वो क्या कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो फर्म्स कर रहे हैं, सेविंग्स हाउस होल्ड कर रहे हैं. कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि 300 रुपये का सेविंग अगर हाउस होल्ड कर रहा है तो उनको 300 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट करना है, ज़रूरी नहीं है. सो देयर कैन बी देयर इज नो गारंटी और देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर दीज आर नॉट इक्वल. इन दैट सिचुएशन द इकोनॉमी विल नॉट बी अ कांस्टेंट, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू नहीं करेगा. देयर विल बी अ फ्लक्चुएशन इन इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट. फ्लक्चुएशन होगा, कभी हो सकता है वो बढ़े, कभी हो सकता है कम हो, कभी हो सकता है बढ़े, कभी हो सकता है कम हो. तो वैसी बात है. तो उन्होंने केन्स ने आके ये बात कही. एज अ रिजल्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो, As a result, circular flow of income does not continue at steady level. तो केन्स ने क्या कहा, अगर आप ये कह रहे हो कि सर्कुलर फ्लो जो है वो स्टेडी रेट पे चलता रहे, ऐसा नहीं हो सकता. इट विल नेवर कंटिन्यू एट अ स्टेडी लेवल इन अ फ्री एंटरप्राइज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी unless certain corrective and preventive steps are taken by government to maintain the stability. स्टेडी या स्टेबिलिटी आ सकता है. अगर फ्री मार्केट है ना तो स्टेडी कभी नहीं रहेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल है और गवर्नमेंट कुछ करेक्टिव या प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहा है देन ये स्टेबल हो सकता है. वी आर नॉट सेइंग स्टेडी रहेगा बट स्टेबल रहेगा. लेट्स मूव टू सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी इन नेशनल इनकम अकाउंट. कैसे सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी. डिस्पाइट द फैक्ट दैट पीपल हु सेव आर डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस फर्म्स विच प्राइमरीली इन्वेस्ट इन नेशनल इनकम अकाउंट्स, सेविंग्स आर आइडेंटिकल और ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी हैविंग नो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेन ट्रेड. तो वो क्या कह रहे हैं, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट, जो कीन्स ने कहा कि हाउस होल्ड सेव कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट पर्सन, एंड बिजनेस फर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट पर्सन. स्टिल हम टू सेक्टर इकोनॉमी जो लेते हैं उसमें हम उसके नेशनल इनकम आइडेंटिटी में हम सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेयर देयर इज़ नो रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नो रोल ऑफ फॉरेन सेक्टर. थ्री सेक्टर इकोनॉमी जब हम देखेंगे, थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर आता है. फॉर
सेक्टर जब होगा, दैट इज द फोर्थ सेक्टर, फॉरेन सेक्टर. दिस इज बेसिक आइडेंटिटी इन नेशनल इनकम अकाउंट विच नीड्स टू बी केयरफुली अंडरस्टूड. बेसिक, वेरी बेसिक आइडेंटिटी है सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, जो बहुत ध्यान से आपको समझना चाहिए. ऑफ कोर्स इन आवर अबव एनालिसिस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वी एक्सप्लेन्ड दैट planned investment by business firm can differ from savings by household. जब हमने पहले देखा तो हो सकता है, हमने ये भी देखा कि हो सकता है कि वो अलग हो. इन्वेस्टमेंट कब ग्रेटर देन हो गया सेविंग से, सेविंग ग्रेटर देन हो गया इन्वेस्टमेंट से. बट इन दैट एनालिसिस वी रिफर टू प्लान्ड और इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स विच ऑफन डिफर एंड अफेक्ट द फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. बट जब मैं बात कर रही थी कि इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन सेविंग या सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, एट दैट पॉइंट वी वर टॉकिंग अबाउट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड प्लान्ड सेविंग. एक्चुअल इज़ वे डिफरेंट. हाउएवर इन नेशनल इनकम अकाउंट्स वी आर कंसर्न्ड विथ एक्चुअल सेविंग एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट. सो दैट वॉज प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन प्लान्ड सेविंग या प्लान्ड सेविंग इज़ ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. वो प्लान्ड था. यहाँ पे when we are talking national income में, at that point we are talking about actual saving and actual investment, जो actually हो रहा है. It is these actual और realized saving, actual या realized, planned को intended, मैं चाहती हूँ, जिसे हम बोलते हैं ना कि हम प्लान कर रहे हैं कहीं पे जाने का, whereas I am actually going there is different thing. प्लान तो बहुत होता है, सही में हो रहा है कि नहीं, दैट इज़ वॉट दे आर स्पीकिंग अबाउट. इट इज़ दीज एक्चुअल और रियलाइज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दैट आर आइडेंटिकल इन नेशनल इनकम अकाउंट. तो नेशनल इनकम के अकाउंट में जब हम कहते हैं कि सेविंग इज इन्वेस्टमेंट टू इनकम, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल और द रियलाइज्ड सेविंग्स. In the simple economy, which is neither government nor foreign trade, the value of output produced, which we denote by Y, is equal to value of output sold. So Y, that is output produced, is equal to output sold. वही आपका नेशनल इनकम की आइडेंटिटी है. हमने देखा तीन होता है, नेशनल आउटपुट इज इक्वल्स टू नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड विच इज डिनोटेड बाय वाई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट सोल्ड. सिंस वैल्यू ऑफ आउटपुट सोल्ड इन द टू सेक्टर इकोनॉमी इज इक्वल टू सम ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. टू सेक्टर इकोनॉमी जहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स हैं, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन करेगा. वैल्यू ऑफ आउटपुट सोल्ड, सोल्ड मतलब खरीदेगा कौन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके हाउस होल्ड खरीदेगा, और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करके बिजनेस फर्म खरीदेंगे. करेक्ट. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट सोल्ड क्या है, C प्लस आई. सिंस इन द टू सेक्टर मॉडल इट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वी हैव द आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट प्रोड्यूस्ड and this C plus I is your output sold. Where Y is value of aggregate output, C consumption expenditure, I is investment expenditure. A pertinent question which arises here is what happens to unsold output. यहाँ पे हम आउटपुट इक्वल्स आउटपुट सोल्ड बोल रहे हैं, जो प्रोड्यूस हुआ वो सेल हुआ. व्हाट अबाउट द अनसोल्ड आउटपुट? द अनसोल्ड आउटपुट लीड्स टू इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स. जितना भी रह गया विच इज़ अनसोल्ड, इट लीड्स टू इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक्स of goods, and in national income accordingly and in national income accounting, increase in inventories of good is treated as part of actual investment. तो नेशनल इनकम के अकाउंटिंग में जो पार्ट नहीं सेल किया गया है, जो आउटपुट नहीं सेल किया गया है, विच इज़ इन स्टॉक इन्वेंट्रीज भर जाएंगे, तो उसको नेशनल इनकम के अकाउंटिंग में किस में लिया गया है, पार्ट ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट.
एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि अगले साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट होगा, तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में उतना स्टॉक कंसिडर किया जाता है. दिस मे बी कंसिडर्ड एज फर्म्स सेलिंग द गुड्स टू देमसेल्फ टू ऐड टू देयर इन्वेंटरीज. तो क्यों इन्वेस्टमेंट में कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि अगले साल उसको शायद बेचेंगे, तो वो फर्म्स खुद खरीद रहे हैं या खुद के लिए रख रहे हैं ताकि वो इन्वेंट्री में ऐड कर सके और बाकी बाद में बेच सके. तो इट इज़ एन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट दे आर डूइंग. Thus, gross national product (GNP) produced is used either for consumption or for investment. तो जब GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो या तो वो कंजम्पशन के लिए हो रहा है या तो इन्वेस्टमेंट के लिए हो रहा है. मतलब जो बच गया वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंसिडर होगा. नाउ लुक एट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम यानी GNP, GNI या GNP को देखो, वो क्या है? इन द सिंपल इकोनॉमी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एलोकेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग. सिंस नेशनल इनकम, जो भी आपका इनकम होगा, कैन बी आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, तो Y इज इक्वल्स टू C प्लस S. वॉट आई एम सेइंग अगेन, जो इनकम है, GNI क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम. GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ये क्या होता है? दिस इज नथिंग बट आर इनकम. सिंपल. हाउस होल्ड क्या करता है? इनकम को या तो कंज्यूम करता है या तो सेव करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, जला नहीं देंगे हमारे इनकम को. करेक्ट? या तो हम सेव कर रहे हैं. नाउ सेविंग कैन बी एनीथिंग. आई एम सेविंग इन बैंक अकाउंट्स, आई एम सेविंग इन इंश्योरेंस कंपनी, आई एम सेविंग ब्ला ब्ला ब्ला, आई एम सेविंग समवेयर, और आई एम कंज्यूमिंग. तो हम सिर्फ ये दो चीज़ें करते हैं इनकम से, या तो कंजम्पशन या तो सेविंग. This Y, according to national income GNP identity, Y is equals to C plus S. According to investment वाला and saving वाला identity, we saw that Y यानी national output is equals to national sold. Output produced is equals to output sold. के according Y was equals to C plus I. तो both are equal to Y. I can equate this and this from 1 and 2. So वही उन्होंने किया है. C plus I is equals to Y and Y is equals to C plus S. तो हम क्या कह रहे हैं? C plus I is equals to C plus S. When I take C here, तो वो माइनस हो जाएगा. करेक्ट? तो I can write that, where can I write? Here. I can write, जब C यहाँ पे आया, C plus I minus C is equals to S. C minus C क्या होगा? 5 minus 5 क्या होता है? 0. तो C निकल जाएगा. What I am left with? I is equals to S. The left hand side of identity, namely C plus I is equals to Y, shows components of aggregate demand. That is aggregate expenditure on goods and services produced. And on the right side of the identity, Y is equals to C plus S, shows allocation of national income. लेफ्ट हैंड साइड का आपको बताता है एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं. C प्लस एस एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम को किसे एलोकेट किया जाता है कंजम्पशन एंड सेविंग्स के बीच में, वो है. द आइडेंटिटी 3 जो हमें मिली है shows that the value of output produced or sold is equal to the total income received. It is income received that is spent on goods and services produced. तो जितना इनकम रिसीव हुआ है वही सेल होगा for goods and for the goods and services produced. Subtracting C from both the sides, you get I is equals to S. Thus, in our two-sector simple economy with neither government or nor foreign sector, investment is identically equal to savings. This we have proved algebraically also. Graphically तो हमने देख ही लिया था, algebraically भी हमने देख लिया कि कैसे होता है. I will just conclude. हमें पता है कि नेशनल इनकम का या तो हम कंजम्पशन करेंगे या तो हम सेविंग करेंगे. ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है.
नेशनल आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज इक्वल टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सेलिंग. दिस इज माई सेकेंड आइडेंटिटी. Both are equal to y, so I can equate this with this. So from 1 and 2, C plus S will be equal to C plus I. I can cancel C and C क्योंकि वहाँ पे जाएगा cancel हो जाएगा. तो क्या बचा? S is equals to I, which you can say I is equals to S. Anything you say, it means the same. Meaning my savings, when I am talking about this, I am talking about actual savings, is equals to actual investment. This is what we are concluding from this video. I hope you have understood two sector circular flow of income very well. In detail मैंने explain किया है, so एक like बनता है. Comment if you have any doubt or any feedback. बहुत अभी कम कमेंट आ रहे हैं, बट आई एम ग्रेटफुल टू द पीपल हु आर कमेंटिंग एटलीस्ट कि मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम यू आर एक्सप्लेनिंग सो वेल. दे आर सेइंग थैंक यू और ग्रेटफुल टू यू. थोड़ा दे आर सेंडिंग हार्ट्स ऑल्सो इन कमेंट्स. By it is a way that they are sending their feedback. So अगर आपको भी कोई फीडबैक भेजना है तो आप प्लीज़ कमेंट पे भेज दीजिए कि अगर आपको समझ में आया है और यू आर लाइकिंग द एक्सप्लेनेशन, कमेंट कर दीजिए. डू शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट्स ताकि उनको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एल्जेब्रिक जो हमने आज देखा है वो समझ में आए. If you are new to the channel, do subscribe to the channel. Very few people are subscribing to the channel. Only 40 to 50% are subscribing. Please do subscribe to the channel. आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए. If you want any online classes from me one-on-one basis, तो नीचे दिए गए नंबर यानी 7738 पे आप अपना नाम एंड टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो व्हाट्सएप कर सकते हो. जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी. थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स.